आज हम कितनी बखूबी से कि हमने देश में घुस के मारा, और एक बार नहीं दूसरी बार, इससे पहले पुलवामा कांड के बाद भी हमने मारा था। 27 में कौन कौन से मुद्दे रहेंगे जिनकी तैयारियां पार्टी अभी से कर रही है? आप लोग जो गरीब समाज का, जिसके पास पैसा नहीं है देने के लिए, ज़मीनें नहीं है बेचने के लिए, उस समाज को नौकरी मिल रही है। अभी लखनऊ के सांसद जी ने और देश के रक्षा मंत्री जी ने ब्रह्मोस मिसाइल का संयुक्त शुरुआत कराई है मुख्यमंत्री जी के साथ में, उसको लेकर के भी सवाल विपक्ष के आ रहे हैं। संजय निषाद जी का था, उनकी भी जो स्थितियां रहीं, उन्होंने पूरे जीवन संघर्ष किया। नमस्कार, मैं हूं संजय प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं लाइव न्यूज एक्स। हर बार की तरीके इस बार भी राजनीति के धुरंधर अतिथि के तौर पर हमारे साथ मौजूद है बलरामपुर या पूर्वांचल के, ये कहा जा सकता है कि बीजेपी के दिग्गज नेता शैलेंद्र सिंह उर्फ सैलू भैया यहाँ पर मौजूद हैं और उनसे हम तीखे, नुकीले और कटीले सवाल करें। उससे पहले मैं उनका स्वागत करता हूं। आप न्यूज लाइव एक्स के स्टूडियो पर आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत बहुत धन्यवाद लाइव न्यूज़ को कि आज आप जनता की आवाज़ बन रहे हैं। धीरे धीरे आपका चैनल आम जनमानस की समस्याओं को लेकर के सरकार के सामने आए, आम जनमानस को छोटी छोटी समस्याओं से भी अवगत कराए। मैं आपके चैनल की बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद भाई साहब आपकी ब्लेसिंग के लिए। हम लोग सफ़र शुरू करें तो इन दिनों राजनीति में बड़ा चर्चा का विषय ये हो गया है कि जिस तरीके से पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच एक छोटा सा वार देखने को मिला, लेकिन वार के बाद जो राजनीतिक सीज फायर टूटा है उस पर आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है। आपने सिंदूर मिशन को गांव-गांव तक ले जाने की तैयारी करी और आपने स्टार्ट भी करा। क्या है पूरा मामला और किस तरीके से लोगों को जागरूक कर रहे हैं आप लोग? देखिए, इसमें विपक्ष को मुद्दा चाहिए कुछ ना कुछ करने के लिए। आज आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ कोई ऐसा हिंदुस्तान पाकिस्तान का जो चल रहा था शुरू से सारे देशों का, आज हम लोग विकसित भारत की तरफ आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारा देश 2047 तक विकसित भारत बन करके उभरे। यही मोदी जी की परिकल्पना है और पूरा देश इसी में लगा हुआ है। उसी समय पहलगाम में एक घटना होती है कि सिविलियंस को, जो आज स्थितियाँ थीं, वहाँ पे उनके कपड़े उतरवा करके और धर्म के आधार पर उनको मारने का प्रयास किया गया, उनकी हत्याएं की गईं। इस प्रयास से पूरा देश कुंठित था, उग्र था, और सबकी, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, हर आदमी की मंशा थी कि इसका जवाब पाकिस्तान को में बैठे हुए जो आतंकवादी हैं, जो ऐसे लोग हैं जो इसको प्रश्रय दे रहे हैं, उनको सिखाने की एक ज़रूरत थी। इस पे हम लोगों ने प्रयास किया और हमारी देश की सेना ने, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का जो दूरदृष्टि थी, उसके आधार पे आज इतनी बड़ी कार्रवाई, उन्होंने हमारे 16 सिविलियंस को मारे और हम लोग उनके यहाँ जा कर के सैकड़ों आतंकवादी ऐसे ठिकानों पे जहाँ जहाँ था कि जैसे मोहम्मद हैं या जो भी आतंकवादी संगठन उसमें सम्मिलित थे, उनको जा कर के मारने का मतलब मारा गया। और कई वहाँ पे सेना के 50 जवान, जो हम लोगों को न्यूज़ में दिखाई पड़ रहा है उसमें, कि वो लोग मारे गए। कई उनके जो एयरवेज थे उसके अड्डों को कई जगह तबाही मचाई गई, इसका था। और केवल यही आज विपक्ष को जो मुद्दा मिल रहा है या बात कर रहे हैं कि मार कर लेना चाहिए था, लड़ाई कर लेते, चढ़ाई कर लेना चाहिए था, तो हमारा लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है, ना कि किसी देश के खिलाफ था। अगर देश उसको प्रश्रय देता है तो हमने एक मौका दिया, बात हुई। अगर उनको देश उसको प्रश्रय देगा फिर उस तरह की घटनाएं होंगी। उन्होंने कहा अभी सिर्फ हम लोगों ने इसको एक विराम हुआ है, इसको न मान लें। अगर कोई आतंकवादी गतिविधियाँ होती हैं, कोई ऐसी घटनाएं दोबारा होती हैं, तो पूरा देश उसकी सजा भुगतने के लिए तैयार हो। ये हम मोदी जी का विजन था। जब मामला जब पहुंचा है कि विराम कुछ देर के लिए हुआ, कुछ दिन के लिए हुआ है, लेकिन एक आरोप विपक्ष का और भी बहुत बड़ा लगा रहे हैं कि ये फैसला सीज फायर का इंडिया में होना चाहिए था, लेकिन तीसरे देश का हस्तक्षेप। और जैसा कि ट्रंप के लगातार बयान भी आ रहे हैं, एक एक दिन में 4 बार वो इस बात को बखान करते हैं कि हमने कहा है कि बिजनेस नहीं करेंगे, और उन्हीं बातों को लेकर के विपक्ष आरोप भी लगा रहे हैं। भैया, विपक्ष का, हम कोई भी अच्छा काम करें, हम क्षेत्र के, देश के विकास के लिए हम अच्छा काम करें, उसमें विपक्ष को कमियां दिखाई पड़ती हैं। तो ऐसी चीज़ें जो इंटरनेशनल मुद्दे को
हमें डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है। वो सभी लोग, देश पूरी भली भांति जानता है, आम जनमानस जो हिंदुस्तान का 140 करोड़ जनमानस है वो भली भांति जानता है कि हमको क्या करना है और किस समय क्या जवाब देना है। इससे पहले कि आप स्थितियाँ देख लीजिए कि यहाँ से लोग सर काट के सैनिकों का ले जाते थे, सिविलियंस को मार देते थे, जगह जगह हर शहर, कोई ऐसा शहर नहीं, उत्तर प्रदेश के कई शहरों में ब्लास्ट कराए। तो उन लोग उस समय क्या कर रहे थे? जो आज ये चर्चा कर रहे हैं कि देश को ऐसा कर देना चाहिए था, वैसा कर देना चाहिए था, आज हम कितनी बखूबी से कि हमने देश में घुस के मारा, और एक बार नहीं दूसरी बार, इससे पहले पुलवामा कांड के बाद भी हमने मारा था, देश घुस करके मारा और हमारा एक भी सैनिक हताहत नहीं हुआ। हमारी ज़मीन पे कोई भी एक उनका गोला नहीं गिरा। हमारे आज आर्मी वाले या हमारी वायुसेना, उनके लोग कितने सक्रिय हैं, हमारी जो टेक्नोलॉजी है कितनी अच्छी है कि उनके जो ड्रोन्स थे या उनकी मिसाइल्स थी या इस तरह, उनको हमने रास्ते में मार गिराया। आज इसकी तारीफ पूरे देश को करनी चाहिए, पूरा विश्व कर रहा है। आज अभी कई देशों का, ब्रिटेन का और यहाँ का कई देशों का आपने देखा होगा, वो लोग कहते हैं कि भारत इतना मजबूत, हम लोग जानते नहीं थे कि भारत इतना मजबूत हो चुका है। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं, विश्व की 17वीं अर्थव्यवस्था हम थे जब हमको देश मिला था। आज हम विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था हैं और आने वाले कुछ ही समय में हम विश्व की 3री अर्थव्यवस्था बनने के कगार पर हैं। आज इस समय अगर विपक्ष हम मुद्दा उठा रहा है या आरोप लगा रहा है, तो पुलवामा में हुआ था कि भाजपा ने स्वयं करा दिया, उस समय भी आया था कि हम कुछ भी करेंगे, क्योंकि विपक्ष का काम है कि चाहे वो देश के हित की बात हो, चाहे राष्ट्र की बात हो, चाहे जिसकी बात हो, कहीं ना कहीं कमी निकालने का एक जो सिलसिला होता है ये विपक्ष के पास होता है, और विपक्ष ये कर रहा है। इसमें आम जनमानस जानता है कि सही क्या है। लड़ाई करके अगर वही मिसाइल्स आकर के हिंदुस्तान के किसी जगह पे गिर गई होती, 10-20 लोगों हताहत हुए होते। और रसिया यूक्रेन का युद्ध आप देख रहे हैं कि रसिया बड़ा देश है, यूक्रेन छोटा सा था, लेकिन रसिया में भी तबाही हुई। आज वहाँ के लोग अगर यहीं पे आकर के कोई ऐसी मिसाइल गिर जाए, कुछ लोग मारे जाएं, तो यही विपक्ष इससे ज़्यादा तेज़ी से चिल्लाता कि भाजपा तो मरवा रही है देशवासियों को, वो करा रही है। तो ये चीज़ें अलग होती हैं करने की। भाई विपक्ष के मुद्दे को लेकर के या विपक्ष की बात को लेकर हमें जवाब देना है 140 करोड़ देशवासियों को। इस पे हम दृढ़ संकल्पित हैं कि हम उनको जवाब देने के लिए हैं, ना कि विपक्ष के आरोपों का जवाब देने के लिए। विपक्ष का आरोप जनता देगी और जनता देती चली आ रही है। आज आप 14 से लेकर के आप सरकार बनाए हैं, तो जनता ने जवाब दे दिया विपक्ष को कि कौन सही है कौन गलत है। इसमें हम चर्चा करने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। एक सवाल मेरा केवल और रक्षा से जुड़ा हुआ, क्योंकि रक्षा से जुड़े हुए व्यक्तित्व के रूप में उस फैमिली से जितना मैं जानता हूं कि काफ़ी हद तक आपका जुड़ाव वहां पर है। अभी लखनऊ के सांसद जी ने और देश के रक्षा मंत्री जी ने ब्रह्मोस मिसाइल का संयुक्त शुरुआत कराई है मुख्यमंत्री जी के साथ में। उसको लेकर के भी सवाल विपक्ष के आ रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट के नाम पर केवल खेला है, दिखावा है। अभी तो सबको पता है कि आज हम किस स्थिति में हैं। 1 लाख 1.5 लाख करोड़ के अंदर ही रक्षा बजट रहता था पिछली सरकारों में। आज हम 7 लाख 8 लाख करोड़ रक्षा बजट में हैं। आज हम कितनी चीज़ों को निर्यात कर रहे हैं। ऐसे जो सुरक्षा के और उसके ऐसे चीज़ें हैं जिनको हम निर्यात कर रहे हैं। कई 50,000 करोड़ रुपए का हम अपने यहाँ से असलहा, गोला बारूद ऐसी चीज़ें निर्यात करने की स्थिति में आ गए। आज माननीय यशस्वी रक्षा मंत्री जी के नेतृत्व में आज पूरा देश, अभी आपने देखा होगा आज कश्मीर भी गए थे, और यहाँ पे भी कि उत्तर प्रदेश में आज ब्रह्मोस की जो मिसाइल की वो लग रही है, उसमें लगभग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से 50,000 से अधिक लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। ऐसी चीज़ों में आज हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि हमारा विकास कैसे हो रहा है, देश का विकास कैसे, हमारी देश की सीमाएं कैसे मजबूत हो रही हैं, चाहे जिस देश की सीमा हो। आज हम बॉर्डर पे भी व्यवस्था कर रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे आपके यहाँ नेपाल हो, चाहे किसी देश की सीमाओं पे भी हम सुरक्षा के अच्छे इंतजाम कर रहे हैं, उनकी व्यवस्थाएँ कर रहे हैं। बॉर्डर पे रोडें बनवाने का काम कर रहे हैं कि किस परिस्थितियों में क्या हो सकता है। इसके लिए नहीं, हमें तैयार होना है कि एक अखंड भारत कैसे निर्भीक 140 करोड़ जो हमारे देशवासी हैं कैसे निर्भीक हो करके अपना जीवन यापन कर सकते हैं, अपने देश के प्रति चिंता करते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। इसके लिए हम लोग जिम्मेदार हैं और विपक्ष के जवाब देने के लिए नहीं। जब विपक्ष जब सत्ता में था, कितने साल, आज़ादी के 75-76 साल के बाद
हम कितने साल सत्ता में रहे, लेकिन आज पूरे हिंदुस्तान की एक हैसियत है। आज किसी भी देश में अगर कोई बात होता है तो हिंदुस्तान की तरफ लोग देखते हैं कि हिंदुस्तान क्या बोलेगा, क्या कहेगा। आज वही हाल उत्तर प्रदेश का है कि उत्तर प्रदेश पूरे देश में आज एक अलग स्थिति में है कि उत्तर प्रदेश में विकास की एक अलग व्यवस्था है, सुशासन है। गुंडई, बदमाशी, हत्या, लूट, बलात्कार, बमबाजी, आपके यहाँ इस तरह की घटनाओं से परे उत्तर प्रदेश आज ये भी हम $1 ट्रिलियन की भूमिका में आने का प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी की भी प्रयास है कि हमारा प्रदेश एक उन्नत प्रदेश बने, बीमारू प्रदेश जो था वो आगे बढ़ के आए। तो इसमें कोई चर्चा की बात नहीं है कि विपक्ष यहाँ क्या कह रहा है, वहाँ क्या कह रहा है। हमने देखा होगा कि आज ये पीडीए चलाने वाले लोग, ऐसा करने वाले लोग आज की स्थिति में हैं। जो समाज की बात करते हैं, जातिगत बात करते हैं, आज उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। हम जात की बात करने वाले लोग, मैं आपके चैनल के माध्यम से भी बताना मैं चाहता हूँ कि बहन कुमारी मायावती जी, दलित समाज की महिला, उनको 3 बार मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। दलित के बेटे को मुख्यमंत्री बनाया, दलित के बेटे को हमने राष्ट्रपति बनाया, मुस्लिम हमने राष्ट्रपति बनाया, आदिवासी हमने राष्ट्रपति बनाया। तो जात की बात ऐसे लोग करें कि जहाँ पे आज हमने देखा होगा कि आज जो हमारी सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार है उत्तर प्रदेश में, और केंद्र में भी पूर्ण बहुमत की सरकार हमारी थी, तब भी हम सभी घटक दलों को जो हमारे साथ थे उनको साथ लेकर के हम चले। उत्तर प्रदेश में भी वही स्थिति है। जो हमारे सहयोगी दल हैं वो हमारे साथ मजबूती से लगे हुए हैं। और हमने भी देखा होगा कि आज देख रहे हैं कि आज आप पिछड़ा समाज, माननीय अनुप्रिया पटेल जी, सोनेलाल पटेल जी पूरा जीवन संघर्ष किए। मैं हर जगह चर्चा भी करता हूँ कि पूरा जीवन उन्होंने संघर्ष किया, समाज को जोड़ने का काम किया, लेकिन उस मुकाम पर नहीं पहुँच पाए। आज भारतीय जनता पार्टी उनके साथ रह करके उनको वो मुकाम भी हासिल करा रही है, समाज को भी आगे बढ़ाने का काम कर रही है। वही हाल आपके यहाँ संजय निषाद जी का था। उनकी भी जो स्थितियाँ रहीं, उन्होंने पूरे जीवन संघर्ष किया, धीरे धीरे समाज को जोड़ने का काम किया, आज उस स्थिति में हैं। और आज भारतीय जनता पार्टी ने उनके यहाँ MLC हैं, राज्यसभा है, सांसद हैं, विधायक हैं, सारे लोग एक आए। इसी तरह हमारा राजभर जी की, ओम प्रकाश राजभर जी ने भी हर जगह पूर्वांचल से लेकर यहाँ तक अलग जगाया, समाज को जोड़ने का काम किया। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी ने सहयोग करके उनके 10 विधायक उनके हो गए, मंत्री हो गए। तो ये हम सामाजिक समरसता की बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, ना कि व्यक्ति विशेष, जाति विशेष, धर्म विशेष को लेकर के चलने वाले लोगों का ये करारा तमाचा है उनके मुंह पे कि भारतीय जनता पार्टी आज उत्तर प्रदेश में दूसरी बार सरकार बखूबी चला रही है और तीसरी बार बनने की पूरी संभावना है। और हर आदमी जानता है कि तीसरी बार, क्योंकि मोदी जी ने कहा था कि 2047 तक हम इस भारत को विकसित भारत बनाएंगे, और उसी विज़न को लेकर के हम काम कर रहे हैं कि हमारा देश 2047 में, 1947 में आज़ाद हुआ था और 2047 में एक विकसित भारत के रूप में स्थापित हो, अपना एक पूरे विश्व में अपनी एक अलग पहचान बना करके हम आगे बढ़ना चाहते हैं कि सारे देशवासियों की एक अलग व्यवस्था हो, अलग जगह हो। किसी भी देश में जाएं तो उनको एक सम्मान मिलता है, पहले की तरह नहीं था। आज उत्तर प्रदेश की भी यही स्थिति है कि किसी भी प्रदेश में हम लोग जाएं तो वहाँ के लोग कहते हैं कि आपका यार उत्तर प्रदेश, ऐसे प्रदेश में हम लोग भी रहना चाहिए, ऐसे प्रदेश में हमारा होना चाहिए, मुख्यमंत्री जी हमारे यहाँ के हो जाते। तो इस तरह की चर्चाएँ आज हो रही हैं कि उत्तर प्रदेश एक अच्छा प्रदेश बन रहा है। जात पात के धर्म राजनीति करने वाले लोगों ने देखा कि किस तरह से लोग, आज हम लोग एक ज़रूर चर्चा आपसे करना चाहते हैं। जैसे आज जो मुद्दा बना हुआ है, आप ये वक्फ बोर्ड, मुस्लिम समाज, मैं आपको दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि 19% मुस्लिम हैं। 19% मुस्लिम्स में आज जो भी, चाहे सपा रही हो, चाहे कांग्रेस रही हो, चाहे देश के कोई राजनीतिक दल रहे हों, बहुजन समाज पार्टी की भी बात है, ऐसी जगहों पे आज तक केवल 19% में 2% सवर्ण मुस्लिम हैं, 1% SC मुस्लिम और 16% OBC मुस्लिम हैं। OBC की बात करने वाले लोग, अगर हमारी 14 में सरकार बनी, हम लोगों ने 18 में पसमानदा समाज की एक बना करके हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी को दिया, हमने गृह मंत्री जी को दिया था,
मुख्यमंत्री जी को दिया, प्रदेश अध्यक्ष को, राष्ट्रीय अध्यक्ष को, माननीय रक्षा मंत्री जी को। उस समय हमने दिया था कि पसमानदा समाज एक मुस्लिम समाज में जो सबसे गरीब तबका है, अब तक किसी भी राजनीतिक दल ने वोट बैंक की तरह ही उनको इस्तेमाल किया गया, लेकिन आज तक किसी राजनीतिक दल ने उनको कोई महत्व नहीं दिया। आज हम लोगों के प्रयास से आज लगभग हमारे यहाँ अभी नगर पंचायत के चुनाव में लगभग 300 से अधिक टिकट हम लोगों ने दिया पसमानदा समाज को। लखनऊ में भी कई हमने दिया, 9 लोग जीत करके आए, और करीब 150-160 लोग करीब पूरे प्रदेश में पसमानदा समाज से भाजपा के सिंबल पे, कमल के फूल पे जीत करके आए। और आज हम लोग राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, उसके बाद आपके यहाँ राज्यसभा, MLC, मंत्री, ये हमने पसमानदा समाज को दिया। आज उनके पीछे सभी लोग टहल रहे हैं, पसमानदा को लेकर के सभी पार्टियाँ आज आगे बढ़ रही हैं। तो समाज के हर वर्ग को जोड़ने वाले लोग, PDA चलाने वाले लोग, इससे पहले उनको नहीं दिखाई पड़ रहा था। हमने जो मुद्दा उठाया, हमने एक शुरुआत कराई, उसके बाद आज हर आदमी पूछ रहा है भाई हमारे बनने से पहले 17 से पहले भी आप कहीं अगर उत्तर प्रदेश में किसी पसमानदाज को कोई स्थान दिया गया हो, चाहे सपा रही हो, बसपा रही हो, कांग्रेस रही हो, या फ्रंट रहे हों, या किसी और स्टेट की सरकार रही हो, बिहार रहा हो, कहीं भी उन्हीं लोगों को जो 2% लोग थे उनको वही वक्फ बोर्ड का था कि आज लगभग 9.5 लाख संपत्तियां हैं। आज वक्फ बोर्ड की कीमत लगभग 160 करोड़ रुपए उनकी इनकम है, लेकिन कोई बता दे किसी गरीब मुसलमान का आज तक इन्होंने उसकी फ़ीस जमा कराई हो, उसका इलाज कराया हो। हमारे यहाँ गांव में वहाँ सब तो जानते ही नहीं कि वक्फ बोर्ड है क्या। कितने लोग आज निकल के आ रहे हैं, केवल ऐसे बड़े लोग 800 साल जो शासन किए, उसके बाद अंग्रेज आए, उसके बाद जो उनकी व्यवस्थाएं आई कि राजतंत्र था, नवाब थे, उस तरह की व्यवस्थाओं के बाद उन्हीं ज़मीनों को, उन्हीं चीज़ों को उन्होंने वक्फ बोर्ड बना करके उसमें रख दिया। आज हम कितने लोगों को आप गिनाएं कि इनके बड़े बड़े लोग आज ज़मीनों पे कब्जा किए हुए हैं। एक दिल्ली में था मौलाना मदनी का, उनका लगभग 15 बीघे ज़मीनों पर कब्जा हो गया, उसको बेच दिया गया। आपके यहाँ बम्बई में या उनके सुप्रिया जी के स्कूल का एक ज़मीन थी, वो भी वक्फ बोर्ड की ज़मीन थी। वक्फ बोर्ड केवल बड़े लोगों को फ़ायदा पहुंचाने का आज तक काम करते थे। किसी गरीब मुस्लिम को, किसी समाज का हो, किसी वर्ग का हो, उसको कोई आज तक फ़ायदा नहीं पहुंचाया गया। तो हमने कई चीज़ों पे चर्चा की कि आज आपके यहाँ वक्फ का मामला आया, देश का मामला है, या उत्तर प्रदेश में आज PDA लो करके लोग चल रहे हैं, इसका मामला है। ऐसी चीज़ों को आप ध्यान से अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है सबका साथ सबका विकास, उस आधार पे हम लोग हर तरह से हर वर्ग, हर समाज को, हमारी जितनी भी योजनाएं हैं, हम किसानों की चर्चा कर लें। किसानों में आप देखिए, हमारी 17 में सरकार बनने से पहले धान, गेहूँ जो मुख्य फसल है उत्तर प्रदेश में, उसकी कीमत 800, 900, 1000, 1100 रुपये प्रति कुंटल किसान मजबूर होता था बेचने के लिए। हमारी सरकार के बाद आज हमारा गेहूं का सरकारी रेट है 2425 रुपये, जस्ट डबल, 1100 और 2425। अगर हमारे यहाँ व्यापारी जो बनिया साहूकार आते हैं गांव में ख़रीदने, हम लोग के यहाँ भी ख़रीदने आते हैं कि भैया अगर पैसा आप जुलाई में लो तो हमको 2600 में दे दो। तो आज हम कहीं ना कहीं किसानों को, क्योंकि अगर इस देश का किसान मजबूत होगा, किसान की जेब में पैसा रहेगा, तो बनिए की बनियागिरी चलेगी, साहूकार की साहूकारी चलेगी, एजेंसी में गाड़ियाँ बिकेंगी, सोनार के यहाँ जेवर बिकेंगे, और फर्नीचर वाले का फर्नीचर बिकेगा। अगर किसान की जेब में पैसा नहीं होगा तो सारा बिजनेस, सारा व्यापार, सारा प्रदेश ठप हो जाएगा। इस वजह से हमारा मुख्य जो उद्देश्य है कि हम किसानों को मजबूत करें। आज गैस पे खाना बना, छप्पर के घर में, टीन के घर में, हमारी सरकार बनने से पहले किसने सोचा? छप्पर के घर में, टीन के घर में, फूस के घर में आज गैस पे खाना बन रहा है। विधायक जाते थे क्षेत्रों में, विधायक जी एक हैंडपम्प दे दो, 2 हैंडपम्प गांव में दे दिया, पूरा गांव कहता था विधायक जी हमारे हैंडपम्प दे गए। आज हम हर घर से नल से जल, घर में टूटी लगा करके सबको शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करा रहे हैं। हर गांव के हर घर पे, अगर 1000 घर है गांव में तो 1000 घर पे हम टूटी लगा के पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। बच्चा पैदा होता है तब से हम उसकी पढ़ाई लिखाई शुरू करते हैं, पेट में बच्चा आता है तब से उनको कुछ ना कुछ हम देते हैं, आशा बहू के माध्यम से देख रेख कराते हैं, पैदा होने के बाद आंगनबाड़ी के माध्यम से देख रेख कराते हैं। बच्चा जब पढ़ने लायक होता है तो उसकी पूरी शिक्षा
हम फ्री देते हैं, जूता मोजा स्वेटर कापी किताब सब हमको फ्री देते हैं। उसके बाद जब बच्चा धीरे धीरे पढ़ करके आगे बढ़े, कहीं भी पढ़े, उसकी पूरी खर्चा हम देते हैं। बच्चा शादी करने लायक बिटिया आपकी हो जाए, शादी तय करके कार्ड हमको दे दीजिए। पिछली सरकारों में 20,000 रुपये मिलता था शादी में। 20,000 रुपये में क्या होगा शादी का, हमने उसको 51,000 किया। अभी अप्रैल से हमने उसको 1 लाख रुपया कर दिया। अब 1 लाख रुपये अगर किसी गरीब बिटिया की शादी में मिल जा रहा है तो उसकी पूरी शादी, जबकि कराने का उसका कोई जिम्मेदारी, सारी हमारी जिम्मेदारियाँ हैं। 65-70 हज़ार आवास देने वाले लोग आज हम 10 लाख आवास एक साल में देते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में 2.5 लाख शहरी क्षेत्र में। हम कितनी चर्चा करेंगे बात की कि आज ऐसे लोग जो सरकार को घेरने का प्रयास कर रहे हैं, उन्होंने किया क्या है। नहीं, आप पर एक आरोप और भी सलूब ये लगता है कि विशेष वर्ग की सरकार है जो दलितों पर उत्पीड़न कर रही है, केवल एक ही जाति का जो राज है वो ऊपर से नीचे तक चल रहा है। सबको पता है दलितों को उत्पीड़न कौन कर रहा है। समाजवादी सरकार में, पिछली सरकारों में, आप किसी गांव में चले जाइए, आंख बंद करिए पट्टी बांध करके, जैसे गांव घुसेंगे कि कीचड़ पैर में लगने लगे, अंधेरा आपको दिखाई पड़ने लगेगा, हरिजन बस्ती आ गई, दलित बस्ती आ गई। ये व्यवस्था थी पिछली सरकारों में। आज आप चले जाइए, सबसे ज़्यादा सरकार को व्यवस्था कौन दे रहा है? उन दलित समाज को, समाज सभी वर्गों को अगर हम दे रहे हैं। अभी आरोप लगाने की अलग है कि हम उनका उत्पीड़न कर रहे हैं, वर्ग विशेष की सरकार है। किस वर्ग विशेष की सरकार है ये आप चर्चा करके दिखाइए। अब उत्तर प्रदेश उठा के देख लीजिए, पिछली सरकारों में थाना पुलिस से लेकर के एक वर्ग का व्यक्ति, चाहे ऊपर अधिकारी रहा हो, चाहे नीचे थाना रहा हो, चाहे सिपाही, भर्ती भी रही होगी, आप उठा के देख लीजिए जितनी भर्तियाँ हुई हैं उसमें किस वर्ग के लोगों को भर्ती दिया गया। ये कहने का आरोप लगाना दूसरे के ऊपर है जो खुद इस तरह का काम कर चुका हो, जिसके घर शीशे के हों। दूसरे के ऊपर पत्थर फेंकने का काम नहीं करना चाहिए। हर आदमी पता है कि आज आप उठा कर देख लीजिए, जितने आपके माफिया, बदमाश, गुंडे, इसमें जात के आधार पर किसी को रोका गया, किसी को किया गया। जो भी अपराधी था उसके खिलाफ कार्रवाई हो, चाहे किसी जात का हो, चाहे किसी वर्ग का हो, चाहे किसी धर्म का हो, किसी संप्रदाय का हो, इससे कोई मतलब नहीं। अगर उत्तर प्रदेश एक सशक्त प्रदेश बनाना है, बाहर से इन्वेस्टर्स को लाना है, तो उत्तर प्रदेश अगर मजबूत नहीं रहेगा, माफिया राज रहेगा, गुंडई रहेगी, बदमाशी रहेगी, सड़कों का विकास नहीं होगा। आज आप देखिए रिवर फ्रंट का, इसका जब बजट बना था 400 करोड़ रुपए, 386-400 करोड़ रुपए का एक बजट बना था। कितने में ये रिवर फ्रंट बन जाएगा? उस इंजीनियर को फांसी लगवा देनी चाहिए कि 400 करोड़ का बजट बनाने वाले व्यक्ति, उसमें 1200 करोड़ खर्च हो चुका, तब भी नहीं कंप्लीट हुआ और 400 करोड़ और डिमांड थी। हम 400 का 500 हो जाए, 600 हो जाए, समझ में आता है, लेकिन 400 का 1600 हो जाए ये समझ नहीं आता। ये आपको पता होगा। जितने एक्सप्रेस वे बने, जितनी चीज़ें बनी, सड़कों का विकास हुआ, गांव में आज देखिए कोई ऐसा गांव नहीं जहां पंचायत भवन ना बन गया हो, आंगनबाड़ी ना बन गई हो, कोई ऐसा गांव नहीं जहाँ मिनी हेल्थ सेंटर ना बना हो। आज हम गांव का विकास कर रहे हैं क्योंकि हमारी पहुंच गांव तक होगी। गांव का गरीब अगर खुश होगा, किसान खुश होगा, तो सरकार खुश होगी, प्रदेश खुश होगा, प्रदेश खुश होगा और देश खुश होगा। आज हम उस स्तर पर काम कर रहे हैं। बहुत चीज़ें चर्चा करने की हैं। चलिए बिल्कुल, एक सवाल मेरा अंतिम कि 27 में कौन कौन से मुद्दे रहेंगे जिनकी तैयारियां पार्टी अभी से कर रही है, आप लोग अभी से कर रहे हैं, और खास करके पूर्वांचल जो लोकसभा के परिणाम आए वो पूर्वांचल थोड़ा कमज़ोर गया है आप लोगों के लिए? देखिए वो परिणाम का अलग चीज़ था। कई उसमें देखिए लोकसभा के परिणाम को हम इसको नहीं देख सकते इस तरह से, क्योंकि लोकसभा का परिणाम था, उसमें हम चर्चा कई चीज़ों का करेंगे, क्योंकि चैनल पे ये कहना ठीक नहीं है, अगर हम व्यक्तिगत बता सकते हैं। लेकिन हम लोग जानते हैं कि हमारे पास ऐसा कोई वो नहीं है। चहुमुखी विकास, सर्वांगीण विकास, गाँवों का विकास, किसानों का विकास, महिलाओं युवाओं का, लगभग हमने 7 लाख से ऊपर, 7.5 लाख से ऊपर नौकरियां दी उत्तर प्रदेश में। लेकिन कहीं भी कोई माई का लाल ये कह के दिखा दे कि कहीं पे 1 रुपया लिया गया। यहाँ पे पिछली सरकारों में रेट खुला था, 15 लाख जनरल, 12 लाख ओबीसी, 10 लाख एससी कैंडिडेट, पैसा दो नौकरी लो। उसके बाद नियुक्ति पत्र देने के लिए 5-5, 10-10 हज़ार रुपये क्लर्क, बाबू, चपरासी, वहाँ के आदमी कर्मचारी लेते थे। आज फ्री में आपको नौकरी मिल रही, 1 रुपया नहीं। योग्य व्यक्ति को, पढ़े लिखे व्यक्ति को, ऐसे समाज को जो गरीब समाज का, जिसके पास पैसा नहीं है देने के लिए, ज़मीनें नहीं हैं बेचने के लिए, उस समाज को नौकरी मिल रही है। और जब वो आते हैं नौकरी लेने के बाद नियुक्ति पत्र, तो प्रदेश में मुख्यमंत्री जी बैठते हैं और ज़िले में विधायक, सांसद, मंत्री, डीएम,
सीडीओ जो भी अधिकारी बैठते हैं उनको भोजन कराया जाता है और हाथ में नियुक्ति पत्र दिया जाता है कि तुम्हारी नौकरी लग गई, बधाई हो, माला पहना करके उनको हम ज्वाइन कराते हैं। आज वो परंपरा है। ये नहीं कि पैसा दो तब तुमको नियुक्ति पत्र देंगे, पैसा दो तो तुमको नौकरी देंगे। आज किस मुद्दे पर लड़ना चाहते हैं लोग? केवल जात दिखा करके और वर्ग विशेष, जात विशेष ऐसे लोगों का। कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल बनाकर राजनीति करने वाले लोग किस समाज की बात करेंगे? उसी मुस्लिम समाज को हमने 5 लाख रुपए इलाज के लिए दिया। अगर घर में 10 मेंबर हैं तो 50 लाख रुपए घर के इलाज के लिए रहेगा। गैस उनको फ्री दिया, राशन उनको हम फ्री दे रहे हैं। उनके खाते में 500 रुपये महीने का, 6000 रुपये सालाना किसान सम्मान निधि हम दे रहे हैं। कोई जात वर्ग का बात नहीं है। जितनी भी हमारी योजनाएं हैं उसमें कोई ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, समाज के सभी वर्गों को हम बराबरी का दर्जा दे करके लेके चल रहे हैं। ये लोग जात की बात करते हैं। कब्रिस्तान बाउंड्री, कब्रिस्तान में आदमी कब जाता है? मरने के बाद। मरने के बाद हमको कब्र में रखोगे, बाउंड्री वाल में रखोगे, कहाँ रखोगे हमें क्या पता। ऐसी राजनीति करने वाले लोग मसीहा बनते हैं कि मुस्लिम समाज हमारे साथ है, फला पिछड़ा वर्ग हमारे साथ है। दलित समाज जो सबसे ज़्यादा प्रताड़ित समाजवादी सरकार में दलित समाज हुआ। ऊपर दोनों लोग सपा बसपा के नेता मिल गए लेकिन गांव का दलित और इसमें नहीं मिल पाया है। यादव आपस में नहीं मिल पाए क्योंकि उनको पता था कि सबसे ज़्यादा प्रताड़ित इन्होंने ही किया है, हमको सबसे ज़्यादा मारा है, सबसे ज़्यादा पीटा। अभी आप उपचुनाव का देख लीजिए। अभी मैनपुरी में कहाँ था उपचुनाव, वहाँ पे एक लड़की ने कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे, उसको उठा ले गए, उसकी हत्या करके सुबह उसकी लाश मिलती है। दलित बेटी। आप दलित की चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं पीडीए चलाने वाले लोग। ये एक अलग बात हो गई कि कहने के अलग। जी बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा कि बीजेपी के दिग्गज नेता शैलेंद्र सिंह सैलू जी का, जिनको बेबाक अंदाज में सारे सवालों का उन्होंने जवाब दिया और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि 27 में उनकी जो तैयारी है वो सर्वग्रामीण विकास की है। चौतरफा जो विकास पूरे प्रदेश में चल रहा है और जो युवाओं को वादे किए गए थे नौकरियों के या फिर रोजगार के, वो पूरे हुए हैं और इन्हीं के दम पर वो 27 में इलेक्शन पे जाएंगे। और सरकार जो नारा सरकार ने दिया था उस नारे के साथ आज भी खड़ी है। तो आज के लिए बस अभी लेते हैं हम आपसे इजाज़त। अगली बार फिर स्टूडियो में एक नए अतिथि के साथ हम आपको फिर नए और बेबाक अंदाज में तमाम उन बातों पर चर्चा करते हुए नजर आएंगे जिन बातों पर राजनीति यूपी की किस ओर जाएगी, किस ओर क्या हवा चलेगी, तमाम मुद्दों पर चर्चा करते हुए हम आपको फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।